मेरा ये मानना है कि ऐसा ले काउंसलर अगर गांव का कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत आपके जैसा ट्रेंड किया हुआ रहता या रहती, और वो अगर आइडेंटिफाई करते कि ये लड़की जो है ये स्ट्रेस में है, ये लड़के ने खुदकुशी कर ली उसकी वजह से ये स्ट्रेस में है। पहली खुदकुशी जब हुई तो ही लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस वजह से हुई है, क्योंकि वो सही। तो हो चुकी है। और खुदकुशी ऐसे ही नहीं हो जाती कि कोई रात को नींद खुली और कहा चलो मैं खुदकुशी कर लूं। कोई ना कोई बड़ा तनाव जिंदगी में था। हम्म। क्या उस तनाव की कोई वजह ढूंढी जा सकती है, आइडेंटिफाई की जा सकती है, ऐसा मुझको लगता है। यहां तक तो हो सकता था कि क्या इसका किसी से प्रेम प्रसंग था, जैसी कि उम्र है, और अधिक उम्र रहती 30 35 40 साल तो ये मान लेते क्या इसका किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या वैध अवैध संबंध है, ऐसा मान लिया जाता। तो ये तो जवान लड़का था, इसकी खुदकुशी से शायद गांव ये तलाश सकता था कि क्या इसका किसी से प्रेम प्रसंग था। तो ये मैंने जो सरपंच से बात की उससे पता लगा कि पूरे गांव को मालूम था ये कि इनका प्रेम प्रसंग था। अच्छा। अब उससे सवाल ये उठता है कि जब एक खुदकुशी हो गई है और आपको जी। मालूम है कि इसका इस लड़की से प्रेम प्रसंग था, हम्म। उस लड़की को कम से कम एक पोटेंशियल इमोशनली डिस्टर्ब्ड माना जा सकता था कि शायद ये भी परेशान होगी। अगर प्रेम था उससे तो शायद उस लड़की को भी बात करके समझने की कोशिश कोई कर सकते थे, जो आपने बतलाया कि ले नहीं, काम और से बात। शायद सुनील जी, शायद कर भी रहा हो कोई। हाँ तो ये कि नहीं। कभी कोई सहेली होती है, कभी हाँ। कोई सहेली की मम्मी होती है, कभी कोई आसपास काकी होती है, कोई दूसरी बाजी होती है, कोई होता है, हो भी हम्म। सकता है। हम्म। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला ना, कि क्योंकि इस मुद्दे पर, हम्म। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, हम्म। मानसिक स्वास्थ्य पर, हम्म। आज भी भाई हम शहरों में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि जो हाँ। 10 लोग हमें कई बार क्लिनिक में अप्रोच करते हैं वो पक्का मदद लेते ही है। हम्म। मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से 2 या 3 लोग ही सच में मदद लेते हैं। कई बार उनको फीस ज्यादा लगती है तो नहीं लेते हैं, कई बार उनसे दूरी होती है तो नहीं लेते हैं, कई बार उनको काउंसलर पसंद नहीं आया तो नहीं लेते हैं, कई बार कुछ और हो गया, हम्म। घर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, या हम्म। वो उनका जॉब आ गया बीच में। तो 10 में से मेरे पास जो 10 क्वायरी आती हैं, उसमें से जेन्युइनली मदद लेने वाले 2 3 ही होते हैं। अच्छा। तो शहरों में भी ये तकलीफ है, और हम्म। धीरे धीरे अब ये काफी जागरूकता आ रही है। हाँ। और ये जो मैं आपसे डिजीज बर्डन की बात करी, हम्म। मैं काफी सीनियर लेवल पे काफी ऐसे सब डॉक्टर्स से मेरा चर्चा हुआ है हम्म। और बात हुई है, हम्म। जहाँ पे हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो अभी भी हमारे यहाँ एक तो भेदभाव बहुत है साइकेट्री और दूसरे मेडिसिन को लेकर। हाँ। साइकेट्री को सीरियसली नहीं लेते आज भी बहुत सारे दूसरे प्रोफेशनल्स। हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शायद अभी लेने लगी है, थोड़ा तो अच्छी बात है, अभी भी नहीं लेती है, मैं आपको सच बताऊं। हम्म। तो मानसिक बीमारियों को हमेशा एक सौतेली बीमारी की तरह डील किया गया हाँ है। बिल्कुल। मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट है। देखिए, दिमाग जो है शरीर के अंदर ही है। दिल, एक साइंटिफिकली देखा जाए तो दिल का दिमाग से सच कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अदरवाइज मैं ऐसा नहीं कहती कि दिल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस है। हम्म। क्योंकि जो दिमाग आपको बोलता है वो दिल आपको फील कराने में मदद करता है। हम्म। अगर हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, जा क्योंकि आप प्रेम विवाद की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो हम्म। अगर हम उस इंसान को देख रहे हैं और हम्म। हमारी धड़कन बढ़ जाती है तो फाइनली दिल कुछ तो कर रहा है वहां पे, है ना। लेकिन अब वो धड़कन बढ़ क्यों रही है? हाँ। बिकॉज दिमाग कुछ कह रहा है। हम मानसिक बीमारियों की बात करते हैं ना सुनील जी, तो मानसिक बीमारियां 2 प्रकार की हैं। हम्म। एक बहुत ही सिवियर टाइप की है, और एक जरा कॉमन टाइप की है। हम्म। सो चिंता उदासी सिंपल तरीके से किसी बनाव की वजह से हो जाती है, तो वो एक कॉमन टाइप की है, जी। सामान्य है। फिर हम्म। असामान्य या ज्यादा डिफिकल्ट वाली जो है, जैसे हम्म। शिजोफ्रेनिया है, हम्म। बाइपोलर डिसऑर्डर है, हम्म। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, ये थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं। व्यक्तित्व को लेके जो बहुत सारे विकार हैं, जैसे कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, हम्म। या ऐसा एक डिसऑर्डर, जैसे मेरे एक बहुत साल पहले कुछ क्लाइंट थे जो कि हर 2 3 दिन में अपने आप को काटने का ट्राई करते थे। ओहो। मतलब आपको लगेगा कि ये कितने किस हद तक सुसाइडल है। तो अब ऐसे बहुत सारे विकार हैं मानसिक बीमारियों में,
जिनको दवा के अलावा ट्रीट नहीं किया जा सकता। दवा के साथ थेरेपी चलेगी तो वो थोड़ा बेटर हो पाएंगे, और हो सकता है उनको जीवन भर दवा लेनी पड़े। जैसे शिजोफ्रेनिया में एक इंसान नियर टू नॉर्मल लाइफ जी सकता है, हम्म, लेकिन दवा उसको जीवन पर्यंत खानी है। हम्म, और दवा के साथ अगर वो थेरेपी भी लेगा तो हम्म, नियर टू नॉर्मल लाइफ, यानी कि शादीशुदा जिंदगी, बच्चे पैदा करना, दूसरी चीजें करना, वो काम भी कर पाएगा। पर इसके बारे में क्योंकि जानकारी बहुत कम है, गांव में भी जानकारी नहीं है, तो अक्सर लोग बिल्कुल जब केस बिगड़ जाता है ना, आई एम श्योर आप ऐसे बहुत से उस एरिया में भी देखते होंगे कोई कोई केसेस जहां पे लोगों ने मानसिक दर्दियों को कभी कमरे में बंद करके रखा है, कभी चेन्स में पेट बना से के रखा बांध है। दिया है। हाँ, तो उनको उनको दवाएं नहीं मिल रही हैं, उनको किसी डॉक्टर के पास नहीं ले, डंडे से मारते हैं, बहुत प्रताड़ना देते हैं, और वो इंसान कई बार, बहुत सारे ऐसे लोग कमरे में हम्म। मर गए हैं, और फिर वो एक बीमारी की वजह से मौत हो गई ऐसा कह के, क्योंकि बहुत उनके घर वाले भी मैं प्रताड़ित, वो भी मैं प्रताड़ित। हमेशा एक चीज को समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने साइकियाट्रिस्ट की चर्चा की और दवाओं की चर्चा की। मुझको लगता है कि जो साइकियाट्रिस्ट 100 150 की ओपीडी हो गई है, इतने मरीजों को देखना है एक दिन में, और काम तो 12 घंटे से ज्यादा शायद कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं कर सकते, उतना ही देर करते होंगे अधिक से अधिक। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि पुराने पेशेंट्स हैं अगर, हम्म, तो 5 से 6 मिनट दे पाते हैं वो, हाँ, ठीक है। और अगर नया पेशेंट है तो हाँ। ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 मिनट, अब मैं ठीक है। अब मैं अब मैं तभी तभी इतने क्वांटम में काम होता है, हाँ, सुनील अब जी। मैं और ये भी रूरल की बात हो रही है। ये हाँ, हम, मतलब मैं आपको एरियाज हैं जैसे राजकोट है, जूनागढ़ है, ये सब ऐसी, राजकोट तो फिर भी बड़ी शहर है, हम्म, जूनागढ़ के पास केशोद है, वीरपुर है, तो हम्म, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे फिजिकल, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, और हम्म, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। हम्म, साइकेट्रिस्ट जो है बड़े अस्पताल में पाया जाता है या प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है। तो वहां भी, वहां की बात कर रही हूँ मैं आपको, कि आसपास इतनी बीमारियां बढ़ी हैं। और आज जब बहुत ज्यादा आतंक हो जाता है ना बीमारी का, जैसे कि किसी के घर में कोई मेंबर है और वो मार रहा है, हाँ, वो अपने भाई को मार रहा है या खुद को मार रहा है, तो मार तो रहे घर हैं। वाले उसको मार पकड़ वकड़ के बांध बांध के लेके आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। हम्म, और वो एक या दो गोलियां जब उसकी शुरू होती हैं और जबरदस्ती खिलाई जाती हैं, तब उनको थोड़ी शांति मिलती है। तो इसमें ये जो पूरा प्रोसेस है, हम आज भी बिल्कुल, आप प्रिवेंशन की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हम्म, है ना? हम जी, तो अभी भी कॉजल की बात तक तो हम गए नहीं है, सुनील जी। हाँ, अभी तो जो आतंक फैला हुआ है हाँ, ये सब हाँ, इस एरिया में, हम हाँ। तो अभी उसको ही आइडेंटिफाई करके शांत करने की बात कर रहे हैं। जो इमीडिएट डेंजरस सिम्टम्स दिख रहे हैं, केवल उन्हीं को कंट्रोल करना, ये जी जी, बात है। मतलब आज जब तक पानी सर तक नहीं पहुंच जाता, हम्म। तब तक कई बार लोग डॉक्टर्स को दिखाते ही नहीं है, जहां मानसिक स्वास्थ्य की बात है। मैं एक चीज छोटी सी समझना चाहता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट जब इतने ओवरलोड हैं काम से, या जो भी साइकोलॉजी के फील्ड में जो लोग भी दवाई लिखने के लिए अधिकृत हैं, शायद हर कोई नहीं लिख पाते हैं, जो लोग क्वालिफाइड हैं, लिखने का हक है जिनको, वो लिखते हैं। मैं समझना चाहता हूं, चूंकि उनके पास काउंसलिंग का वक्त कम है, क्या इसलिए वो दवाइयों पे तुरंत डिपेंड हो जाते हैं कि दवाई ही लिखना है, क्योंकि मैं उतना वक्त तो दे नहीं पाऊंगा या दे नहीं पाऊंगी, काउंसलिंग की गुंजाइश नहीं है, बाहर 45 पेशेंट बैठे हैं, तो क्या दवाइयां जो सुनील है जी, सुनील जी देखिए, जिस विस्तार और जिस जगह के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप कंप्लीटली इस बात को समझिए कि वहां पे मामले बहुत ही खराब हो जाते हैं, तभी वो उठाकर उसको लेके आते हैं हाँ, साइकाट्रिस्ट के पास। हाँ, और हर इंसान जब डॉक्टर के पास आता है, वो मेडिकल वाले डॉक्टर के पास, एलोपैथी वाले, हम्म, उसकी एक इमीडिएट एक आशा होती है, हम्म, डॉक्टर साहब अब आप ही का सहारा है, हाँ, ठीक है। और वो सहारा डॉक्टर साहब को देना ही पड़ता है, वरना वो कभी लेकर ही नहीं आएंगे उसको। हाँ, मतलब अगर कोई जना बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूजिव हो रहा है, हाँ, अग्रेसिव हो रहा है, हाँ, तो डॉक्टर के पास दवा के अलावा कोई तरीका ही नहीं है, सुनील जी। पहले हम उसको शांत करें, हम्म, पहले हम उसे काम डाउन करें। हम्म, और देखिए काउंसलिंग तो, देखिए आपने और हमने खुद ही अग्री किया कि काउंसलर्स ही नहीं है, मानसिक कार्यकर्ता। बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए एक चीज बताइए, डॉक्टर्स भी नहीं है वहां पे गांव में, ग्रामीणों में, क्योंकि जो भी कोई डॉक्टरी करता है वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर फिर वो अपने गांव से हटके हम्म, बाहर शहर में चला जाता है।
भाई आई थिंक शायद मेडिकल काउंसिल का एक मैंडेट है कि हम्म। आपको कुछ इंटर्नशिप्स या कुछ समय आपको हाँ, गांव में बिताना पड़ेगा, तो ही बॉन्ड आप, भरवाते हैं। हाँ, बॉन्ड भरवाते हैं, तो ही वो लोग कम्युनिटी का एक्सपोजर लेंगे। नहीं तो आप ज्यादातर अगर देखिए तो जो भी इंसान इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो वो अपने जीवन को बेटर करने के लिए बड़े शहरों की तरफ अग्रसर हो जाता है। बिल्कुल। तो गांव में, मतलब जैसे अगर आप जिस गांव की बात कर रहे हैं इस प्रसंग में, उमेदवा क्या बताया आपने, गांव जी। उमेदवा है ना, तो ये यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर होगा भी और हम्म। वो लड़का कोई या लड़की कोई डॉक्टर बनेगा, तो हम्म। आपको सच में ऐसा लगता है कि वो वहां प्रैक्टिस नहीं, करेगा? नहीं, कोई नहीं। तो ये जो है, ये एरिया वहाँ में वहाँ गवर्नमेंट के केवल अलावा हमारे पास कोई सहारा नहीं है। वहाँ पर केवल BAMS, RMP, किसी अल्टरनेटिव थेरेपी के डॉक्टर रहेंगे जो पूरी तरह से एलोपैथिक दवाइयाँ लिखेंगे बिल्कुल। बिना और उसमें क्वालिफिकेशन। उसमें काफी जगहों में तो मैं हम आपको बताएं, जैसे हम लोग ने कम्युनिटी में बहुत काम किया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि बहुत जगहों पे तो क्वैक प्रैक्टिसेस है। हाँ, बहुत जगह पे वो उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी वो दवाएं लिख रहे हैं और काम चल रहा है। और कभी किसी किसी का बहुत अच्छा हाथ होता है, हाँ, मतलब क्योंकि लिख लिख के ट्रेंड हो जाते हैं, खुद हाँ, ही सीख लेते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ये लिटरली ऐसा है कि इमरजेंसी में काम चल रहा हाँ। है, ऐसा है। पर अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो आज भी जिस तरह से आज इंडिया के हर कोने में स्कूल आ गए, हम्म। उस तरह से आज हम्म। इंडिया के हर कोने में, हाँ, हर दवा खाने में, हर हाँ, गवर्नमेंट दवा खाने में हाँ। जनरल प्रैक्टिशनर, हम्म। जच्चा बच्चा वाला डॉक्टर और एक मानसिक कार्यकर्ता हाँ, होना अनिवार्य है बिल्कुल। उसमें। और वो नहीं है, नहीं है। इसकी वजह से आपको अभी भी इस तरह के बहुत केसेस और मिलेंगे। देखिए शहरों में भी बहुत हैं लोग, फिर भी आप देखिए बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, जनता, हाँ, हमारे नंबर्स कितने हाई हैं। हाँ, मतलब कुछ टाइम पहले कुछ मतलब 5.2 तक गिराव आया था, उसके हाँ, बाद फिर से और बढ़ गया, बिल्कुल। 7.2 वापस बढ़ गया। तो हम्म। इनफैक्ट एग्जाम्स के टाइम पे जब स्ट्रेसफुल टाइम होता है बच्चों के हाँ, लिए, वो टाइम पे इतना पेरेंट्स भी बेचारे परेशान तनावग्रस्त रहते हैं, हाँ, बच्चे रहते हैं, टीचर्स हाँ, रहती हैं, स्कूल हम्म, वाले रहते हैं। पर हाँ, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हम्म, शहरों में बड़ा आसान है, बहुत आराम से आपको काउंसलर मिल जाएंगे, हम्म, इतने भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आज भी हमारे सिस्टम में स्कूल्स में काउंसलर नहीं, बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ काउंसलर नहीं। ये जो नहीं, 13 साल 14 साल के बच्चे हैं, इनसे नहीं, बात करने के लिए टीचर्स हैं, और टीचर्स सिर्फ से बच्चे बात नहीं करते। सिर्फ गिने चुने स्कूल हैं जहां पर काउंसलर हैं, बहुत ही गिने चुने। मैं अगर परसेंटेज की बात करूं तो 2% बच्चों को भी काउंसलर नसीब नहीं है। और मेरी। अब देखिए आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, अगर जहाँ से हम लोग जिस एरिया की बात कर रहे हैं, अगर आपको तो नेचुरली उस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो अगर आप इस एरिया की बात कीजिए, तो अदर देन मानसिक बीमारियां, अदर देन मानसिक तकलीफों के अलावा, हमारी पर्यावरण से रिलेटेड या हमारे समाज से रिलेटेड काफी सारे चैलेंजेस हैं, हाँ, बहुत सारे। काफी सारे। जैसे गरीबी है, या लिटरेसी ना होना, पढ़ाई लिखाई नहीं, नौकरियां नहीं होना। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि जब हमारे जीवन में निरंतर स्ट्रेस रहता है और उससे डील करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, या हमारे जीवन में एकदम से कोई बनाव आता है, हम्म। तो हमारे मानसिक स्तर पे असर पड़ता है। हाँ। और अगर हमारे आसपास के लोग हमें देख रहे हैं, या हम्म। हमसे कुछ, हमें समय दे के हमसे बात करेंगे, हमें थोड़ा सुनेंगे, हम्म। तो ये पक्का है कि कुछ प्रतिशत उस तनाव में घटाव हाँ, आए। हाँ। ठीक है। निशा, और एक चीज मुझको बतलाइए जी, कि आपके पास पेशेंट सभी तरह के आते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो लड़कियां और महिलाएं जिनको जरूरत है, क्या उनको ज्यादा लाया जाता है, कम लाया जाता है? लड़के और आदमी को ले आते हैं, लड़की और महिला को नहीं लाते हैं? लड़की और महिला के मानसिक स्वास्थ्य के तरफ से लोग लापरवाह रहते हैं, जैसे कि परिवार आमतौर पर एक औरत की तमाम जरूरतों के लिए लापरवाह रहता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि मुंबई के टाटा हॉस्पिटल ने, जो कैंसर का हॉस्पिटल है, उसने सर्वे किया कि जब डायग्नोस होके कैंसर आइडेंटिफाई होता है बच्चों में,
तो उनमें से लड़कों को तो लेके इलाज के लिए आने का परसेंटेज काफी है, लड़कियों का परसेंटेज बहुत ही कम है, ड्रास्टिकली कम है जिनको इलाज के लिए लाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य में क्या होता है, क्या जेंडर फर्क इतना बड़ा इसमें है कि नोटिस कर सके? बहुत ही मतलब रोचक क्वेश्चन है ये आपका। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें भी बहुत भेदभाव है। हम्म। अब इसमें बड़ा ही मजेदार सामाजिक भेदभाव है कि हमारे जो पुरुष हैं हम्म। या जो मेल्स हैं, हम्म। अक्सर उनसे बहुत मजबूत और स्ट्रांग होने की आशा है। और ये क्वेश्चन मुझे क्यों इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये जो जून का महीना है, हम्म। ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मंथ फॉर द मेन है, अच्छा। आदमियों का महीना है। और अच्छा। ये आप नोटिस करिए अपने आसपास, हम्म। आप फेसबुक पे भी हैं, कई जगहों पे देखिए आप, हम्म। आपको बहुत कम लोग इसके ऊपर पोस्ट बनाते हुए दिखेंगे। हाँ। आदमियों के मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड आज भी हम बहुत कम बातें करते हम्म। हैं। इनफैक्ट मैं तो आपसे इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जी। आप इसके ऊपर कुछ करिए, बिकॉज आदमी इतने स्ट्रेस्ड और इतने चिंतित रहते हैं, इतने तनाव में रहते हैं, हम्म। लेकिन उसके ऊपर बहुत कम बात करते हैं। क्योंकि हम्म। हमारी मान्यता है हमारे समाज में हम्म। कि जो इंसान अपनी भावनाओं को बहुत आसानी से बता दे हाँ। या शेयर कर दे तो हम्म। वो कमजोर माना जाता हाँ, है, कमजोर माना वीक होता है। जाता है। और भावनाओं से रिलेटेड जो कमजोरी है हम्म। वो कहीं पे औरतों के हिस्से में मानक रखी गई। हाँ। आप और मैं ये बात पक्का जानते हैं हाँ। कि सुसाइड की धमकियां, हाँ। सुसाइड के अटेम्प्ट, हाँ। सुसाइड कमिट भी कई बार छुपा दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। सालों से छुपाया जा रहा है, हाँ, सालों से उसको स्टिग्मा और टैबू की तरह देखते हैं। कि अब जान तो बच गई है, कम से कम इज्जत भी बच जाए, लोगों राइट। को ये पता ना लगे कि हमारे परिवार में किसी ने ऐसी कोशिश की थी। तो इसको परिवार के भीतर भी लोग छुपाते हैं एक दूसरे तो से, कम इसको से इसको कम कई बार दूसरे को पता एक्सीडेंट लगे। का रूप दे दिया जाता तो है निमिषा, इसको। मेरा मेरा सवाल ये था कि क्या हिंदुस्तान में शादी के पहले भी एक ऐसी काउंसलिंग की जरूरत है जिससे लोगों के मिजाज का, जो ज्योतिष के पास ले जाते हैं कि इनके कितने गुण मिलते हैं, जरा देख लीजिए कुंडली देखकर। तो मेरा तो मैं भरोसा। एक्चुअली ये जो आपका प्रश्न है खाली शादी के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, हाँ। मैं इवन जो आपने बच्चों का जो एक केस प्रेजेंट किया हाँ। इसके हिसाब से भी कह रही हूँ कि आज मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों के पास बच्चों के व्यक्तित्व के ऊपर काम करने का बहुत सारी ट्रेनिंग और हेल्प है। हम्म। और जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हम्म। उन्हें किस प्रकार की मदद की जरूरत है, हम्म। उनके माँ बाप को किस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारी मदद है। हम्म। अगर आप विलेज की बात कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं, हम्म। तो वहां भी अगर प्राथमिक शाला के लेवल पे हम्म। एक या दो काउंसलर होंगे तो 110% उस गांव के वातावरण में हम्म। चीजों में बदलाव आएगा। हम्म। और अगर ये काउंसलर्स को यानी परामर्शदाताओं को फ्रीली काम करने की फ्रीडम होगी, हम्म। स्वतंत्रता के साथ, हम्म। मतलब इनको, कई बार काउंसलर होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं सिस्टम में, आप हंसेंगे, हम्म। वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ। मतलब काउंसलर हैं पर कोई हाँ। और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि हमें पेपर पे दिखाना है कि काउंसलर है, काउंसलर पर है। रियल में कोई काउंसलिंग नहीं हो रही। क्यों? ये तो क्योंकि बड़े लोग उसके साथ कंफर्टेबल नहीं। ये तो बड़े महंगे महंगे स्कूलों में ये हो रहा है। आप गांव सरकारी स्कूल उसको तो छोड़ दीजिए, मैं तो स्टेट कैपिटल की जो सबसे महंगी स्कूलें हैं वहां के बारे में हमारे में बात कर रहा अहमदाबाद में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल में ये कहानी चल रही है। और क्योंकि मैं बहुत बात करने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और सीधी बात करती हूँ, तो हूँ। कई बार इसमें मैं प्रॉब्लम में आ जाती हूँ ऐसी अब बातें मुझको करते। मुझको एक बात बतलाइए कि जो टीनेजर बच्चे हैं, जो कि हम्म। आपके ही कहे मुताबिक जो बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव से गुजर रहे हैं, हम्म। तो जो अपनी जिंदगी की आउटसाइड दी फैमिली पहली रिलेशनशिप में शायद पढ़ने वाले हैं या पढ़ हम्म। सकते हैं उस उम्र में, हम्म। ऐसे बच्चों के माँ बाप के लिए आपकी क्या सलाह है कि इन बच्चों को किस तरह से देखें, किस तरह से समझें, किस तरह से उनको समझाएं, कैसे उनका ख्याल रखें, और
जो रिलेशनशिप उनको ठीक नहीं लगती है लेकिन बच्चों को ठीक लगती है, जाति के हिसाब से, इनकम ग्रुप के हिसाब से, लोगों को लगता है कौन से गरीब लोगों के बीच में जाके फंस गई है, तो मुस्लिम से या हरिजन से मोहब्बत में पड़ गई है। तो कई तरह के इश्यूज रहते हैं पेरेंट्स के। तो ऐसे में बच्चों की जो हसरतें हैं उनको देखें, और वो कब, इन्हें किस हद तक उनको रोकें और किस हद तक रोकने के बाद वो एक खतरा शुरू हो रहा है, माँ बाप कैसे पहचाने। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आपने सवाल पूछा है, इसका जवाब कोई भी डॉक्टर या कोई भी एक परिपक्व इंसान, चाहे वो कितना भी ट्रेंड हो, हम्म, आपको नहीं दे सकता। हम्म, क्योंकि मानसिक बीमारियां, काफी सारा जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हम्म, तनाव जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं इतनी देर से, हम्म, ये काफी कंटेक्चुअल होता है, हर एक का यूनिक होता है, अलग होता है। आप बिल्कुल। नहीं कह सकते। कई बार पेरेंट्स बहुत दोस्त जैसे हैं, बिल्कुल, और हम्म, तो भी उनके बच्चे परेशान। हाँ। कई बार पेरेंट्स उनसे कुछ नहीं छुपाते, बच्चे उनसे कुछ नहीं छुपाते, हाँ। तो भी उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से देखा हुआ है। तो हाँ। ये जो हमारी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है और हम्म, बड़े हो रहे हैं, हम्म, इसमें नेचुरली माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम्म, लेकिन मीडिया का, हम्म, दोस्तों का, हम्म, टीचर्स का, हम्म, आसपास के पर्यावरण का बहुत असर है, हाँ। सुनील जी। तो हम्म, कंट्रोल मैकेनिज्म जैसा कुछ नहीं है। हम्म, लेकिन मैं ये सर्टेनली कहूंगी कि देखिए, किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत ही टेस्टिंग होता है कि उनको पता है कि ये जो मैच हो रहा है या ये जो बच्चा जिसके प्रति आकर्षित हो रहा है, ये सही नहीं है या गलत है, और हम्म, उसको बस देखते रहना, कुछ ना कर। हम्म, तो यहाँ पे ये कहना कि वो अपनी मान्यताओं को साइड में रखे, बस बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे का ही मन का करें, ये हम्म, तो नहीं सही होगा। पर हम्म, मैं ये सर्टनली कहूंगी कि 20 साल 30 साल पहले बच्चे माँ बाप से इतना ज्यादा बातें नहीं कर पाते थे जितना आज कर पाते हैं। अच्छा। सो अगर हम अपने घर में एक ऐसा वातावरण रखें हम्म, जहां पे बच्चे किसी भी टॉपिक पे बात कर पाए, खुलकर बात कर सकें। खुल के बात, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमें प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग सीखनी है तो वो पापा का काम है। हम्म, वो मम्मी हो या पापा, हम्म, दोनों सिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक हाइजीन की बात है हम्म, और माँ बाप का काम है कि बच्चों को वो सिखाएं। उसी हम्म, तरह से सेक्स का टॉपिक है, हम्म, तो लड़की को सेक्स के टॉपिक के बारे में या अपने पीरियड्स के बारे में या उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में एक माँ ही नहीं, एक हम्म, पापा भी सिखा सकता है। हम्म, और वो दोनों ही साथ में बैठ के पूरी उस बारे में बात कर सकते हैं, जिससे कि वो जो टैबू या स्टिग्मा है या शर्म है, उस हम्म, टॉपिक के बारे में साइंटिफिक तरीके से डील हो, और हम्म, उसमें बच्चा अपने माँ बाप से किसी भी प्रकार की बातें कर सके जो हम्म, उसे कर पानी चाहिए। क्योंकि जी। कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जो हम्म, वो इंटरनेट से ढूंढ रहे हैं या गूगल से ढूंढ रहे हैं या मीडिया से ढूंढ रहे हैं या पॉन देख के ढूंढ रहे हैं, हाँ। वो उनको गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे। हाँ। तो इसीलिए भले ही बच्चों को अपनी उम्र आएगी, पता चल जाएगा, ये कैजुअल एटीट्यूड आप रख सकते थे, हम्म, लेकिन आप कोशिश करें कि हम्म, जो जो चीजें आपने एज अ पेरेंट खुद हम्म, एक्सपीरियंस की हैं जब आप छोटे थे, हम्म, आप भी वो चीजों को बच्चों के साथ डिस्कस करें और बात करें, हम्म, अपनी कहानियां सुनाएं, हम्म, अपने फेलियर्स भी बताएं। हम कई बार क्या है, इंस्पिरेशन देने के लिए बच्चे को बस अपनी अच्छी 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 चीजें बताते रहते हैं। वो कहते हैं ना, वर्क लगा के मिठाई प्रेजेंट करना। हाँ। तो ऑटोमेटिकली बच्चा जब किसी बात में अच्छा नहीं है या उसको कंफर्टेबल नहीं है हम्म, कोई चीज, तो वो हमसे डरता है बात करने में। हम्म, सेकेंडली, मैंने कई बार देखा है कि अभी बहुत सारी जगहों पे चिंता हम्म, एज अ डिसऑर्डर, एज अ परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम्म, आपने भी नोटिस किया होगा कि हाँ। लोगों में गुस्सा और उत्तेजना बहुत जल्दी आती है आजकल। हाँ। कभी हम गाड़ी में ट्रैफिक वैफिक चला रहे हैं, तुरंत उतर के कॉलर पकड़ लेंगे, हाँ। गालियां देने लगेंगे, है क्यों ना। हो रहा है ऐसा। हाँ, तो ये जो तनाव की वजह से ये जो हो रहा है हमारे जीवन में और जिसकी वजह से हमें बहुत गुस्सा आ जाता है एकदम से, हम्म, ये एक इमोशन है, हम्म, राइट। अब ये हम देख रहे हैं अपने आसपास, हम आसपास अपने एक ऐसा समाज देख रहे हैं जहाँ पे इमोशनल बैलेंस या इमोशंस को रेगुलेट करना बहुत जरूरी और अनिवार्य देखा जाए। हम्म, सो मेरी ये खास रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, जो 10 साल के बच्चे के माँ बाप हैं, या 5 साल, 6 साल, 8 साल, हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी नियमित आदतें
बहुत ही छोटी उम्र से 16-17 साल तक कंटिन्यू रखें। जैसे कि रोज दिन में प्राणायाम करने की आदत, योगा करने की आदत, मतलब आप बाकी चीजें भी उनको सिखाएं, लेकिन उनके दिन में इसके लिए, जैसे हम ब्रश करना सिखाते हैं ना सुनील जी, हाँ। तो हम चाहे तो अपने बच्चों को इसके लिए तैयार कर सकते हैं और इमोशंस के बारे में ट्रेनिंग दे। स्कूल्स भी दे सकते हैं, अगर स्कूल नहीं दे रहे हैं तो वो रोना बंद कर दीजिए और अपने बच्चे को किसी अच्छी सी वर्कशॉप में इनरोल कराइए और 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन या किसी काउंसलर के पास ले जाके उसको सिखवाइए कि वो अपने इमोशंस को कैसे पहचाने और उनसे कैसे डील करे। तो जब भी जीवन में कोई हताशा आएगी या जीवन में कोई रिजेक्शन फील होगा तो हमारे बच्चे उससे डील कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बड़ों की बात। और फिर जो आपने एक प्रश्न पूछा शादीशुदा लोगों के बारे में, हाँ। उसको भी मैं एड्रेस कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये बात सही है कि आज के समय में, क्योंकि व्यक्तित्व में इतने चीजें देखने को मिल रही हैं और इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, तो आज हम लोग अपनी क्लिनिक्स में, हम लोग वर्कशॉप्स में, बहुत सी चीजों में प्री मैरिटल काउंसलिंग। हाँ। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में लड़का लड़की अगर उनकी अ, मंगनी भी हो गई है, सगाई भी हो गई है, उसके बाद वो इनरोल होते हैं और उनको जो भी चीजें एक दूसरे में दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं, उसको डिस्कस करते हैं और हम उनके व्यक्तित्व को, उन्हें खुद पहले समझने में मदद करते हैं। हाँ। है ना? और एक बार वो अपने व्यक्तित्व को समझते हैं, फिर एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझते हैं और फिर सामाजिकता के हिसाब से अपने रोल मॉडल को, जिसमें वो चाह रहे हैं, हाँ। जिसके लिए वो कमिट कर रहे हैं, वो समझते हैं। तो उसके बाद उनके आने वाले जीवन में, लग्न के दिनों में इतना ज्यादा कटुता, डिससैटिस्फैक्शन, हाँ। एंगर इश्यूज, ये सब नहीं होते। नहीं रहते। ये पहले नहीं होता था। ये पहले भाई अरेंज मैरिजेस होती थी, फिर उसके बाद लव मैरिजेस भी हुई हैं, लेकिन इनफैक्ट मैंने बहुत डिस्टर्ब्ड लव मैरिजेस भी देखी हैं और अरेंज मैरिजेस तो ऑफ कोर्स देखी ही हैं। 70-80% बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो कि बस नाम, नेम सेक साथ में हो रह रहे रहे हैं। हैं, हो रहे खुश हैं। नहीं। हाँ, बस साथ में है। हाँ, बस रिश्ते एक, को रिश्ते को बोरी की तरह पीठ पर ढो रहे हाँ हैं। वो भी है, या फिर आप कह सकते हैं एक सामाजिक ढकोसले के अंडर में जी रहे हैं और खुश नहीं है एक दूसरे से। सो अच्छा। मैंने मैं आपको एक शुरुआत में एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले, हम्म। कि ये जो एक प्रैक्टिस है ना जीवन में खुद से सच्चे होने की, हम्म। ये अगर हम अपने साथ शुरू करें हम्म। तो आपको सरप्राइज होगा कि मैंने इतने लोगों की जीवन बदलते हुए देखा है। अच्छा। जब उन्होंने सिर्फ इतना कहना शुरू किया अपनी श्रीमती जी से, या उनकी श्रीमती जी ने उनसे कहना शुरू किया कि देखिए ये जो आपने मेरे से चिल्ला के बात की ना, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं है, हम्म। ये आप प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे से ना थोड़ा अच्छे से बात कीजिए। हम्म। छोटी सी चीज है, एक पति या पत्नी एक दूसरे पे चिल्लाते हैं और उससे उनको हर्ट होता है, हम्म। पर हम अपनी अकाउंटेबिलिटी लेके, अपनी खुद की बात कह के कि हम्म। हमको क्या बुरा लगा, हम्म। ऐसे नहीं कि तुमने मेरे पे चिल्लाया तो, ऐसे नहीं। हम हम्म। ब्लेम से शुरू करते हैं कई बार। हाँ। ये एक बहुत छोटी सी स्किल है, हाँ। सिर्फ अपनी फीलिंग्स को बहुत एड्रेस अच्छा। करके बात करो आप। बहुत और अच्छा। यही सेम चीज हमें बच्चों को भी सिखानी है हम्म। कि अगर कोई बच्चा किसी बात से हताश है, दुखी है, तो उसके पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म या एक ऐसा कोई भी घर का मेंबर, ऐसा कोई होना चाहिए जिससे वो खुल के अपनी बात कह सके कि वो किसी को पसंद करते हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, क्या चीजें चल रही हैं। हम्म। आज आपको सरप्राइज होगा सुनील जी, आजकल 18-18, 19-19 साल के बच्चे हम लोग को इंटरनेट से ढूंढ करके मदद मांग रहे अच्छा। हैं। गूगल पे उन्होंने देखा कि मैम काउंसलर है, और फिर हमारे फेसबुक पे मैसेज करेंगे, मैम कैन यू टेक, आई वांट टू डू थेरेपी। हम्म। और उनको पूछो क्यों करना है, तो हम्म। उन्होंने गूगल में पढ़ा है कि नींद नहीं आती है, हाँ। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हाँ। या किसी के साथ अफेयर चल रहा है, बहुत दुखी हैं, तो परेशान हैं। थेरेपी फैशन में है ऐसे। तो आज उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और ये हम्म। जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम लोग कह रहे हैं कि इनको बहुत कुछ पता नहीं होता है, पर हम्म। इंटरेस्टिंगली इंटरनेट से देखकर इनको ये पता चल रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है और हमको इसे एड्रेस करना है, और इनके अंदर टैबू कम है, अच्छा। इनके अंदर स्टिग्मा कम है। फिर अच्छा। स्टिग्मा कैसे आता है? जब उन्होंने अपने मम्मी पापा से बोला कि मुझे थेरेपी लेनी है, हम्म। आप चलो डॉक्टर के पास, हम्म। तो घर वाले उनको स्टिग्मा सिखा रहे हैं, अरे हाँ। हमसे बात करो,
हाँ, क्या करना है काउंसलर के पास जाके, बेकार में इतने पैसे वेस्ट कर दोगे, हमसे बोलो क्या प्रॉब्लम है। पर हाँ, पेरेंट्स ये नहीं समझ रहे हैं कि हाँ, बच्चा आपसे नहीं बोल पा रहा है, तभी वो बाहर से किसी को ढूंढ के ला रहा है। हाँ, बिल्कुल। बच्चा क्यों ढूंढ रहा है, बच्चा क्यों जस्ट डायल से फोन करके किसी नए इंसान को कह रहा है कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं, हम्म, मुझे जीना नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ। मतलब मैं, कभी कभी मुझे इस बात पे कभी कभी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि मैं ऐसे पेरेंट्स को क्या कहूँ। हम्म। आपका बच्चा सामने से आपको कह रहा है कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो मैम है उनसे मिलाओ या सर है क्योंकि उनसे मिलाओ, और क्योंकि फिर भी आप पेरेंट्स बोल रहे हो को बच्चे को कि मैं ही आपकी काउंसलिंग करूँ। क्योंकि पेरेंट्स को सोचना था कि काउंसलर के पास ले जाना चाहिए इसको। और अगर किसी को पता चल गया तो क्या। अच्छा निमिषा, मुझको दो छोटी सी क्वेरीज थी मेरी, मैंने फेसबुक ठीक पर है। पोस्ट किया था और मैं उम्मीद कर रहा था कि 10-20 लोग इसका जवाब देंगे। अच्छा, कब की ये बात है ये? ये 2-4 महीने पहले की बात है, लेकिन एक ने भी जवाब नहीं दिया। जरूरी नहीं है कि तमाम दोस्त मेरे पेज को रोज देखते हों। अच्छा। मेरी दो छोटी सी क्वेरीज ये हैं कि ट्रांसजेंडर अभी एक इशू है, हम्म। होमोसेक्सुअलिटी अभी एक इशू है। तो ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी कम्युनिटी, होमोसेक्सुअल्स, इनके बीच में शादी कानूनी की जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जिनके घर में बच्चे हैं छोटे, 5 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं, उनको ट्रांसजेंडर के बारे में, होमोसेक्सुअल्स के बारे में, इस सब्जेक्ट से उनको इंट्रोड्यूस करने की कौन सी उम्र हो सकती है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को पता रहे कि ये जिनको हम किन्नर कह रहे हैं, हिंजड़ा कह रहे हैं, वो शादी में ढोलक बजाते आ जाते हैं, ये क्या है? क्या बच्चों को उनके बारे में बताना चाहिए या कोई जरूरत ही नहीं है बतलाने की? तो लेस्बियन है, होमोसेक्सुअल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, इससे बच्चों को इंट्रोड्यूस कब कराया जाए, या कोई जरूरत ही नहीं है इंट्रोड्यूस कराने की? सुनील जी देखिए, जीवन का जो प्रवाह है वो हमारे आपके मानने से नहीं बहता हम्म, है ना। तो जैसे अब मेरा ही बेटा है 15 साल, और मैं ऐसा सोचूं कि वो अपनी उम्र के हिसाब से, हम्म, जब वो 16 17 18 का हो, हम्म, तब ये सब चीजों के बारे में जाने, हम्म, है ना। एज अ मदर हम्म, नेचुरल थॉट है मेरी कि मैं चाहूंगी कि वो ना आ जाए। क्या हम्म, जरूरत है, अभी तक ट्रांसफॉर्मर और मार्वल की पिक्चर्स देखता है, वही हाँ, एंजॉय करे। हाँ, तो एक प्रोटेक्टिव साइड मेरी ना। लेकिन रियलिटी रैशनल क्या है, हम्म, देखिए, हम्म, जो मैंने हमने बात करी, प्यूबर्टी कब से आने लगती है? हम्म, 11 12 की उम्र से, और बिल्कुल, इनफैक्ट अब तो 10 साल की उम्र से भी जल्दी लड़कियों आने को, लगी। हाँ, हाँ, डेवलपमेंट होने लगा है, हम्म, पीरियड्स आने लगे हैं। तो अब क्या है, शरीर में जब बदलाव आएंगे हम्म, तो दिमाग में बहुत से सवाल आएंगे, और जब वो बदलाव आएंगे और उनकी वजह से हॉर्मोन्स आएंगे, हम्म, तो आकर्षण होंगे, हम्म, सेंसेशंस होंगी, अंदर भावनाएं जन्म लेंगी। मतलब कई बार आप अगर सच में सोचिए, एज अ मेल ऑल्सो, आप भी जानते हैं कि नींद में जब हम सोते हैं, हम्म, आदमियों को अक्सर कुछ एक्सपीरियंस होता हाँ, है ना, जो लड़कियों को नहीं होता है। हाँ, औरतों को नहीं, आदमियों के अंदर एक सेंसेशन आती है, हाँ, इरेक्शन आता है, हाँ, बहुत सी चीजें होती हैं सेक्सुअली, हाँ, वो लोग थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, या हाँ, उनको अच्छा अच्छा लग रहा होता है, हाँ, या लिबिडो उनका पता लगता है कई बार, है ना। तो अब इस बारे में मैं, देखिए, कितना अच्छे से प्यार से समझा रही हूँ आपको, कह रही हूँ इस बारे में। हमारे सिस्टम में हम चाहे ये सब इंफॉर्मेशन को कितना भी दबा दें, हम्म, सुनील जी, जब इन बच्चों का समय है, हमारे हिसाब से ये बच्चे हैं, हमारा बहुत पेरेंटिंग प्यार है, हाँ, मातृत्व है, हम इनको बच्चे जैसे 27 28 उम्र तक भी हम, हम्म, पर ये तो ये तो हमारा एक मति भ्रम है, हम्म, सुनील जी। हम्म, रियलिटी क्या है? एक हाँ, बच्चे के अंदर जब ये बदलाव आएंगे तो वो हाँ, अपने आप ही बहुत सी चीजों के सवाल करेगा। हाँ, मैं आपको एक सिंपल सा प्रश्न बताऊं जो मेरे बेटे ने किया था जब वो सिर्फ 12 साल का था। हम्म, भाई वो कभी शायद अ, अपनी स्कूल के टॉयलेट टॉयलेट में गया होगा या जो भी है, तो गर्ल्स बॉयज का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अलग क्यों है? हाँ, मम्मी हम लोग ऐसे टॉयलेट करते हैं, वो लोग ऐसे क्यों टॉयलेट करते हैं? हाँ, कितना सिंपल सा प्रश्न है, बताइए। तो हाँ, अगर मैं चाहूं हम्म, या ना चाहूं,
हाँ। उससे क्या उसका जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा, या हम्म, उसके सवाल जो दिमाग में आते हैं, या जो दुनिया वो देख रहा है वो बंद कर देगा देखना? नहीं। नहीं। तो भाई हम अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए, अपने आप को बेटर समझने के लिए और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो जब हम जब बात करते हैं कि बच्चों को गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग हमें बहुत हाँ। कम उम्र में दे देनी चाहिए, हाँ। तो नेचुरली जब बच्चे एडोलेसेंस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हाँ। उसी समय ऑटोमेटिकली बायोलॉजी में भी और स्कूल में भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं उनको सिखाने के लिए। हम्म, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब स्कूल में वो टॉपिक चल रहे होते हैं, उसी समय घर में भी पेरेंट्स को वो टॉपिक पे बात करनी शुरू कर देनी चाहिए, जो कि मैंने एज अ पेरेंट हमेशा की है अपने बेटे के साथ। कि जब वो पढ़ रहा था कि हमारी बॉडी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं, तो उसी समय उन्हीं दिनों में जब मैं देखती थी कि वो ये पढ़ रहा है, क्वेश्चन आंसर्स लिख रहा है बुक्स में से, तो हम उस पर डिस्कशन करते थे, हम्म, हम उस पर बात करते थे। तो जी। आज की तारीख में उसका नतीजा ये है कि मेरे बेटे को कोई भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो, या हम्म, कोई भी तकलीफ हो, या हम्म, कुछ भी ऐसा एकदम से फील हो हम्म, सेंसेशन में, तो वो मुझे बोलता है। हम्म, और कई सारे लड़कों में कई सारे सेंसेशन एम्बैरेसिंग होते हैं। हम्म, मेरा बेटा है तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ। भाई उसको ये, तो वो कभी कभी पूछता है कि मम्मी मुझे ऐसा क्यों हुआ, हम्म, मैं क्या करूं? हाँ। तो मैं उस चीज से बचे बिना, मैं हम्म, उस चीज से मुंह छुपाए बिना, हम्म, क्योंकि भाई मैं, आप बोलोगे कि निमिषा आप डॉक्टर हैं, लेकिन हाँ। अगर मैं शायद डॉक्टर नहीं भी होती सुनील जी, तो हम्म, मैं इतना साफ और सच्ची बात करना पसंद करती हम्म, कि मेरे बेटे को जानने की जरूरत है कि हम्म, उसको ये सब क्यों फील होता है, उसको क्यों अच्छा लगा, क्यों हम्म, अच्छा नहीं लगा, उसकी हम्म, बॉडी में एकदम से क्या चेंज आया, हम्म, है ना, उत्तेजित होता है तो क्या होता है, जी। और उसको उसको कितना उसको इम्पोर्टेंस देनी है नहीं देनी है। यू नो, हाँ। ये कितनी सहज सी छोटी सी बात है। हाँ। आप भी कभी बड़े एक छोटी सी उम्र के रहे होंगे, 10 12 14 साल के, हाँ। और आई डोंट थिंक कि हम लोग के जमाने में इस टॉपिक्स पे कोई बात ही करता था। कोई बात नहीं करता था। कोई नहीं। और आज भी मैं जब पूछती हूँ ना कई बार पेरेंट्स को, टीचर्स को, तो वो इस टॉपिक से कतराते हैं। हम्म, इस टॉपिक पे बात नहीं करनी उन्हें, कि सेक्सुअल टॉपिक के बारे में, सेक्सुअल पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना, जैसे कि वो एक साइंटिफिक चीज है हमारी बॉडी की, आज भी लोग बहुत टैबू और स्टिग्मा का शिकार है सुनील जी। तो आप सोचो, हम अपने ही बच्चे से उसके शरीर या अपने शरीर के बारे में बात नहीं कर पाते, आकर्षण के बारे में बात करने का सवाल ही कहाँ होता है सुनील जी? बिल्कुल। सोच के देखिए। बिल्कुल। यही टैबू है कि ये गंदी बात है, ये हम्म, खराब बात है, हम्म, इसके बारे में बात करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। हम्म, ठीक है। अब हम्म, आप चाहे कितना भी ऐसा डर रखिए अपने दिमाग में, हम्म, पर बच्चे की जब उम्र आएगी और हम्म, जब वो प्यूबर्टी एंटर करेगी, हम्म, और जब उसके अंदर अडोलेसेंस चेंजेस आएंगे उसकी हम्म, बॉडी में, तो वो 110% कुछ सवालों को अपने अंदर लाएगा, और उसके सवाल के जवाब अगर हम्म। सही जगह से नहीं आएंगे तो गलत जगहों से आएंगे। हाँ, गलत जगहों से आएंगे। और गलत जगहों से आएंगे तो मति भ्रम होगा, मिसलीडिंग होगा। और ये बहुत सुनहरा मौका है अपने बच्चे को अपने करीब लाने का, हम्म, अपने बच्चे से एक अंदरूनी कनेक्शन बनाने का। हम्म, मैं दोस्ती की बात नहीं कर रही, मैं एक मेंटोर होने की बात कर रही हूँ। हाँ। कई बार पेरेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि वो बच्चों के साथ दोस्ती जैसा रखेंगे तो बच्चे उनको सब बताएंगे। हाँ। ये गलतफहमी है। हम्म, बच्चे अपनी ही लेवल के, अपनी एज के दोस्त बनाएंगे, हाँ। और उसको गलत संगत, सही संगत, ये हमारी वैल्यू सिस्टम्स उसको सिखाएंगे। हम्म, लेकिन हमारा बच्चा हमसे कितना खुल के बात करे, हम्म, वो हमारी इमोशनल रोल मॉडलिंग के हम्म, ऊपर हो। हम्म, मेरा बेटा आया और उसने अभी थोड़े दिन पहले बता दिया मुझे कि उसकी क्लास में कोई लड़का गाली देता है। हम्म, ठीक है। और वो बहुत गुस्से में था कि मम्मा वो ऐसी ऐसी गाली, मैंने कहा अच्छा कौन सी गाली देता है? तो हम्म, बोलता है मम्मी आप भी मुझे ऐसी वाली गाली बुलवाना चाहते हो? हम्म, मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर हम्म, मैं ये जानना चाहती हूँ वेदर ये सच में गाली है कि नहीं बेटा। हाँ। तो आप अगर मुझे ऐसे आपको बोलने में बुरा लग रहा है तो मैं टर्न अराउंड हो जाती हूँ, हम्म, मैं उधर मुंह करूंगी, आप इधर करना, आप खाली बस मुझे बोल के बताओ कि क्या बोला आपके दोस्त ने जो आपको गाली की तरह लगा। हाँ। तो उसने 2 3 शब्द बोले हाँ। ऐसा करके, और हम्म, फिर तुरंत टर्न करके बोला सॉरी सॉरी मम्मी आपके सामने नहीं बोलना था मुझे। हमने कहा बेटा आप मेरे को थोड़ी गाली दे रहे हो, आप तो मुझे खाली बता रहे। हाँ। तो फिर मैंने बोला कि ये जो आपको मेरे साथ खराब लग रहा है बोलने में, आपको क्लास में भी बुरा लग रहा है, हाँ। तो आप कल जाके
उस लड़के को अलग से ले जाना हम्म, और उसको बोलना कि हम्म, भाई देखो, हमारे क्लास में लड़के लड़कियां सब पढ़ते हैं, हाँ, पर हमें इस तरह से गाली दे के बात करना अच्छी चीज नहीं है। तो अगर प्लीज तू गालियां नहीं देगा तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा तेरे हाँ, साथ। तो जब बोला ये, तो मेरा बेटा बोल रहा है कंफर्टेबल क्या होता है मम्मी, हम्म, गलत है। हम्म, मैं उसे बोल दूंगा ये गलत है। मैंने कहा कार्तिकेय, अगर आप गलत सही पे जाओगे ना तो आप दोस्त खो दो। हाँ, आप सिर्फ उसको ये बताओ हाँ, कि ब्रो, मेरे को ये गाली वाली ना अनकंफर्टेबल फील कराती है, मुझे बहुत खराब लगता है अंदर से कि तू मेरा दोस्त है गाली दे रहा है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती है। हम्म, तो आई एम श्योर वो दोस्त आपको बहुत प्यार करता है और वो गालियां नहीं देगा आपके सामने, और इससे आपका दोस्त भी नहीं खोएगा और हम्म, आप दोनों का झगड़ा भी नहीं होगा। नेक्स्ट डे वो गए स्कूल, उन्होंने यही किया। हम्म। एंड अब हो गए इस बात को 3-4 महीने, उनके दोस्त ने गालियां वालियां देना कंप्लीटली बंद कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत सो अच्छा। ये कंफर्ट है हमारे बीच में, अगर अपने बच्चे से बात कर पाने का। हमारा यही सेम चीज है, मैंने देखा है दूसरी मम्मियां या दूसरे पेरेंट्स जैसे ही गाली की बात आते हैं बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। हम्म, तुम गाली मत देना, हम्म, तुम क्यों उस लड़के के साथ रहते हो, हाँ, लड़का गंदा है, हाँ, गंदे लड़कों के साथ रहते हो। हम्म, अरे बाबा, अगर आप ऐसे उत्तेजित होंगे तो हम्म, आपका बच्चा आपसे कभी शेयर नहीं करेगा, हाँ, और जब वो शेयर नहीं करेगा तो आप उसको जीवन के छोटे मोटे गुत्थियां सुलझाना कैसे सिखाओगे। ये जो इमोशनल रोल मॉडलिंग की बात कर रही हूँ मैं सुनील जी, ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस पर्टिकुलर वल्नरेबल हम्म, पॉपुलेशन में। हम्म, कि बच्चे क्यों माँ बाप से बहुत कुछ छुपाते हैं, बता नहीं पाते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो पेरेंट्स को गलत सही पे जाता हुआ देखते हैं। हम्म, और पेरेंट्स इमोशनली जो रिएक्शन देते हैं कई बार, वो हम्म, उनको पुश कर देता है पेरेंट्स से। हम्म। दूसरा मुझको याद है कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय टीन्स, तो मेरे पिता, उनका गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों पे बड़ा भरोसा था, धार्मिक किताबों पे। हम्म। उन्होंने वहां का एक बहुत पतली सी बुकलेट मुझको दी थी गिफ्ट में, कि ये इसको पढ़ो ऐसा। प्रोबेबली इट वाज माय ओनली सेक्स एजुकेशन फ्रॉम माय पेरेंट्स। उस किताब हम्म। में लिखा हुआ था कि ये हस्तमैथुन किस तरह से खराब है, और 1,000 बूंद खून से एक बूंद वीर्य बनता है, जी। इसलिए उसको बर्बाद करना जो है पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देने जैसा है। ये हम्म। एक बड़े प्रेस्टिजियस धार्मिक पब्लिकेशन की छोटी सी बुकलेट थी, जो प्रोबेबली टीनेजर्स को टारगेट करके लिखी गई थी। ये दूसरी बात, ये एक घटना हो गई। दूसरा, मैं सुनता हूं जितने संत महाराज प्रवचन करता भाषण देते हैं, वो लोगों को सिखाते हैं काम वासना से दूर रहो, बिल्कुल। भगवान की भक्ति में मन लगाओ, वासना में मन मत लगाओ, ये सब जिंदगी को बर्बाद कर देगा। एक संगठन है, आध्यात्मिक संगठन, नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा, वो रात, मत, मत लीजिए, हम लोग किसी परेशानी में नहीं पड़ना हाँ, चाहते हैं। तो वो रात दिन ये सिखाता है जो पति पत्नी वहां जाते हैं, कि पति पत्नी भाई बहन की तरह रहो। ओह। ये उनकी बुनियादी सीख है, ये उनके ओह। तमाम प्रवचन में है, बुनियादी सीख है। जी। मैं उन लोगों से मजाक करता हूँ, इस आध्यात्मिक संगठन से जो जुड़े हुए लोग मेरे पहचान के हैं, कि तुम हम्म। लोग पति पत्नी अगर एक दूसरे को भाई बहन मानोगे, तो अपनी बाकी जरूरत के लिए जाते कहाँ हो तुम लोग। राइट। तो मैं एक चीज ये देख रहा हूँ, छोटे हों या बड़े हों, हिंदुस्तान में लोगों की मेंटल ग्रूमिंग धर्म हम्म। से लेकर दीवारों तक कुछ इस तरह की है कि सेक्स बहुत खराब चीज है। आप पूरा परलोक अपना बिगाड़ दोगे, नरक में चले जाओगे, आपके बचपन की आदतों की वजह से आप बीमार हो गए हो। बचपन हम्म। से लेके बड़े तक लोगों के लिए हिंदुस्तान में सेक्स को लेके इतना अनहेल्दी एटीट्यूड क्यों है, और इसके लिए क्या किया जा सकता है? सेक्स एजुकेशन या सेक्स एज अ टॉपिक, ये क्यों खराब है, कब से खराब है, इसकी तो आई थिंक प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री पूरी निकालनी पड़ेगी। बट सर्टनली जैसे आपकी जनरेशन है, उसके बाद में भी मैं आपसे 8-10 साल छोटी हूँ, तो हमारी जनरेशन है, तब भी टैबू था, स्टिग्मा था। पर अभी मैं एक चीज आपको बताऊं कि पास्ट तो ठीक है, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आज आप बात कीजिए तो अभी ये पिक्चर काफी हद तक बदल है। अच्छा। अभी काफी जो आज का जो हमारी जो
जनरेशन है आज, ये काफी ओपन हो रही है और डिस्कस कर रही है। जो आपने बोला एलजीबीटी है, क्यू है, या प्राइड परेड है। के ऊपर जो भी डिस्कशंस होते हैं, अब बहुत भारत में ये पिक्चर बदल रही है। और अब मेरे ख्याल से हम धीरे धीरे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स पे जा रहे हैं। लेकिन देखिए क्या है कि पिक्चर बदलते बदलते बदलेगी, उसके पहले जो पुराना रेजिड्यूअल है वो आने वाला, और वो अभी आने वाले 10-20 साल तक और आएगा। उसके बाद की जो जनरेशन्स हैं वो आपको थोड़ी और बेटर और एजुकेटेड और ओपन मिलेंगी। बट जहां तक बात है काफी सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की और सेक्सुअल बीमारियों की भी, या फिर उनका मानसिक स्वास्थ्य से क्या लेना। सो हम ये तो समझते ही हैं सुनील जी कि सेक्स हमारी एक बेसिक नीड है ना। प्लेजर या खुश होना, उस पर्टिकुलर नीड से हमारा एक बेसिक, जैसे खाना पीना, बिल्कुल। सेफ्टी हमारी नीड है। पर जैसे अभी हम लोग शादी के बारे में बात कर रहे थे, या इवन जैसे ये जो कनेक्शंस होते हैं प्रेमियों के बीच में, तो भाई आप जो फ्रस्ट्रेशन की जो बात चल रही है आजकल रिलेशनशिप्स में, वो काफी हद तक ये है जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि लोग अपने सेक्सुअल नीड्स को एक्सप्रेशन नहीं दे पाते। ऐसा नहीं है कि पहले एक्स्ट्रा मैरिटल्स नहीं थे, लेकिन आज क्योंकि टेक्नोलॉजी और ये सब बहुत आ गई है, हाँ। तो अब क्या है, अवॉइडेंस के तरीके और बढ़ गए। घर पे एक पति पत्नी का एक अ, असंतोष वाला जीवन चल रहा है, हाँ। और उसमें अब पत्नी भी काम करती है, पति भी काम करता है, तो बिल्कुल। दोनों का ही कहीं कहीं अफेयर चल रहा है। बिल्कुल। और उसमें सफर प्रोबेबली घर का बच्चा या घर के लोग कर रहे हैं। हम्म। और फिर काफी सारे कोरोना में इनफैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब बहुत केसेस आए, और उसमें बहुत ज्यादा कोलाहल मचा, जहाँ पे मानसिक बीमारियां भी काफी सारी बाहर निकल के। तो इसमें क्या हुआ कि हम बहुत सी चीजों का सामना नहीं कर, और इसका कनेक्शन सीधे इससे है कि हम एज अ जीव, एज एन आत्मा, एज अ जीव शरीर, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। हम्म। अगर हम दुबले हैं, मोटे हैं, काले हैं, हम्म। सुंदर हैं, गोरे हैं, हम्म। हमारे बहुत बाल हैं, कम बाल हैं, हम कैसे बात करते हैं, हमारी कुछ फैकल्टीज हैं बोलने की, सुनने की, देखने की, ये फिजिकल फीचर्स हैं, ये सब चीजें हमारे समाज में ओवरऑल जो मीडिया ने सुंदरापे की या एक्सेप्टेबल होने की इमेज क्रिएट की है, अफेक्ट करती है। पैरामीटर से जो सेट कर दिए हैं। हाँ, पैरामीटर्स है ना। तो उसी तरह से जैसे कि अगर 90% में आएंगे, 95 आएंगे, तो ही आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो इनके भी हैं। लेकिन इसका काफी सारा दारोमदार जो है ना, हमारी सेल्फ स्टीम, जो ये 12 से 18 साल की उम्र है, इसके ऊपर है। और ये बहुत ही नाजुक उम्र है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नाजुक उम्र। इस टाइम पे हम अपने बच्चों को लिटरली बता रहे हैं, आपको एक बहुत ही अच्छी सेल्फ स्टीम के साथ बड़ा कर सकते हैं, जी। डिस्पाइट अगर उनके अंदर परफेक्शनिज्म हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। पर इसका काफी सारा ओनस जो है पेरेंट्स पे है और फैमिली पे है। पर अब पेरेंट्स और फैमिली भी परफेक्ट नहीं होते सुनील जी, उनके अपने हालात होते हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, तो वो भी कैसे परफेक्ट होकर पेरेंटिंग कर सकते हैं। हाँ। तो बहुत सारी जो चीजें आपको लोगों के अंदर शादीशुदा जीवन में या सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन में जीते हुए लोगों में दिख रही हैं, हाँ। उसका काफी सारा भार उनके पर्सनालिटी के मच्योरिंग के ऊपर है, कि उनकी पर्सनालिटी कैसे मच्योर हुई है, कैसे बड़ी हुई। कई लोग हैं, आप नोटिस करेंगे अपने आसपास, कई बार ना नहीं बोल पाते। हाँ। कई लोग हैं, दे आर हाँ। नॉट एबल टू से नो। हाँ। उनको लोगों को ना बोलने में परेशानी है, क्योंकि अगर वो परेशानी। ना बोलेंगे तो उनके संबंध खराब हो जाए। हाँ। कितनी सिंपल सी स्किल सेट है एसर्टिवनेस। हम्म। एसर्टिवनेस यानी बिल्कुल। सीधे सही ढंग से अपनी बात को कह पाना, हाँ। बिना पीपल प्लीजिंग किए। हाँ। तो किसी की बटरिंग नहीं करनी है, जो हाँ। आप है सही है वही करिए। तो इसका भी जुड़ा हुआ जो समाधान है वो यही है कि हम अपने खुद के व्यक्तित्व को कितने अच्छे से समझते हैं, और हम उसके प्रति सच्चे रहें, और उस सच्चे रहने में हमारा परिवार हमें मदद करे। हाँ।
आप याद कीजिए जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत सी जगहों पे हमने हमने पोयम सुनाई होगी, डांस किया होगा, क्योंकि घर वालों को सुनना था और दिखाना था। हाँ मैं छोटी सी थी, मैं गुड़िया जैसी थी, तो कहीं डांस कर रही हूँ, कहीं पोयम बुला रही हूँ। तो हाँ मतलब क्यों? क्योंकि अभी हमारी बिटिया बहुत अच्छा डांस हाँ करती है। हाँ हमारी बेटी तो, अरे देखो निमिषा ये वाला गाना सुना ना। अरे हाँ हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं पता था गलत था सही था, हाँ लेकिन हमने एक चीज सीखी कि बड़ों के सामने ना नहीं बोलते। हम्म, बड़ों को बुरा लगता है, अच्छी बात नहीं है, नाराज हो जाएंगे, तो ना बोलना उस टाइम पे नहीं सीखा। लेकिन हम्म, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे तो इस हम्म, बात को प्रश्नों में लाने लगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, क्या है, मेरे को तो ये कपड़ा पहनना है, ये नहीं पहनना है। तो वो भी घर वालों ने बहुत हेल्दी तरीके से हैंडल किए। लेकिन कई फैमिलीज में हेल्दी तरीके नहीं है। हाँ नहीं हो। कई फैमिलीज में बच्चों को आज भी अपने सब्जेक्ट्स चूज करने में परेशानी आती है। हाँ पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट डॉक्टर है तो चाहते हैं उनका बच्चा डॉक्टर ही बने। हम्म, मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो हम्म, कि डॉक्टर की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पढ़ाई में मेरे को मिले हैं, और हम्म, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, हम्म, और उनके पिता उनके मम्मी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स। तो हम्म, अब वो कुछ और बनना चाहते हैं, वो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं सुनील जी, हाँ वो डॉक्टर नहीं बन पर, क्योंकि पेरेंट्स डॉक्टर हैं इसलिए वो, है ना, और बिल्कुल ना नहीं बोल पा रहे हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा। तो ये जो अपने प्रति सच्चाई वाला जो एक पाथ है, हाँ या आप नोटिस करिए तो हम लोग बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों में ला नहीं पाए हैं। हाँ और इसमें हमें बहुत काम है। हम्म, और ये तभी पूरा होगा जब हम खुद अपने प्रति सच्चे हाँ होंगे। हाँ अगर हम अपनी भावनाओं को ओपनली कह पाए कि मुझे ये हाँ काम करने से डर लग रहा है, हाँ मुझे हेल्प चाहिए, हम्म, तो बिलीव मी सुनील जी, हमारे बच्चे भी कह पाए, हम्म, हमारे बच्चे भी आके बोल पाएंगे, हम्म, हमारे बच्चे भी कह पाएंगे कि हम गुमसुम हैं या हम दुखी हैं। हम्म, वो जो बच्ची जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसने आम के पेड़ से लटक के जान दी है, हाँ वो गुमसुम थी, वो दुखी दिख रही थी, पर कहीं पे शायद उसको उस बारे में बात करने में या अपना प्लान हाँ, शेयर करने की फ्रीडम नहीं लगी, नहीं थी। या गांव में उसको लगा कि कोई नहीं जी पाए, कोई हेल्पलेस अवेलेबल फील, नहीं रहे होंगे उसके पास। हेल्पलेस फील किया, कोई रास्ता नहीं दिखा, और ये हो गया। और यही चीज मैं कह रही हूँ कि हम्म, जब हम बच्चों को 12 से 18 साल की उम्र में हम्म, इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक संचालन, रेगुलेशन की ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके अंदर अपने भावनाओं को सही तरीके से हैंडल करने की क्षमता आती है। हाँ इट इज अ स्किल सेट। बिल्कुल। इट इज अ स्किल सेट। हम्म, ये जो ये बातें हैं ना कि किसी को बहुत गुस्सा आता है, हम्म, कोई बहुत गुमसुम होके मुंह फुला लेता है, ये हमारे इमोशंस को डील करने के तरीके हैं, और ये भी हमने अपने पर्यावरण से सीखे हैं। जी। किसी के पापा गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा करता है, हम्म, किसी की मम्मी जो है बहुत हंसमुख है तो वो हंसमुख है। तो हाँ पर हमको एक नॉर्मल लेवल पे हम्म, बच्चों में, जब वो हम्म, बड़े हो रहे हैं, हम्म, तो उनको अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता और स्किल सेट देनी चाहिए। बिल्कुल। हमें उन्हें एम्पावर करना चाहिए, जैसे काका काका सिखा। हम्म, तो ये जो आप कह रहे थे ना, इसका इसका सुसाइड का, या जो इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लोग ले रहे हैं, हाँ इनका निवारण क्या है? हम्म, इनका ये निवारण है, ये प्रिवेंटिव मॉडल है जिसकी बिल्कुल हमें आप, बिल्कुल। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में काम किया है और बहुत रिच लेवल पे कम्युनिटी में काम किया है, तो मैं इस पे बहुत ही सहजता के साथ बात कर पाती हूँ कि रूट कॉज क्या है, हाँ और रूट कॉज को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। हाँ वो हमारे गवर्नमेंट को या हमारे सिस्टम को समझने की जरूरत है। जब बिल्कुल। तक गवर्नमेंट नहीं समझती, तब हम्म, तक पेरेंट्स या माता पिता कोशिश करें कि 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में हम्म, बच्चों को अपने भावनाओं को समझने के ऊपर काम करें। हम्म, सिंपल, गुस्सा आया हम्म, कि एंगर, मतलब एंगर था कि गिल्ट था, हम्म, भूख बिल्कुल। लग रही थी क्या, ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया था उसकी वजह से गुस्सा आया, क्या हाँ हुआ? हाँ तो ये कितनी छोटे छोटे बनाव हैं हम्म, जिनको घर वाले पकड़ के इस हम्म, पे काम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल। है ना? तो जी, ये देखिए, पेरेंटिंग जो है बड़ा है, जैसे कहते हैं ना, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। हाँ तो वो काम है, हाँ लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम जितने सुलझे हुए ना, हमारा बच्चा भी उतना ही सुलझा हो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बच्चे जो है ना रोल मॉडलिंग, और बच्चे ना अपने पेरेंट्स को और अपने आसपास के लोगों को कॉपी करते हैं। हाँ उनको बहुत कुछ पता नहीं होता है, वो बस क्या करते हैं कि उन्होंने किसी को देखा कैसे गुस्सा करता है, उन्होंने देखा कैसे नाराज हो जाता है तो उसका काम हो जाता है,
तो वो यही सब कॉपी कर रहे होते हैं। आपको बहुत सारा माँ या बाप का अक्स दिखाई देगा बच्चों में, अक्सर उनकी आदतें दिखाई देंगी, उनके रोल मॉडल्स, उनका गुस्सा करने का तरीका, उनका चलने का तरीका। मेरा बेटा जो है वो अपने दादाजी की तरह चलता है, पीछे हाथ बांध लेगा, जब उसको वॉकिंग करनी होगी पीछे हाथ बांध के ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े चलने की ट्राई करेगा। बहुत उनसे प्यार करता है, बहुत जुड़ा हुआ है, तो जैसे वो चलते हैं सबकॉन्शियसली वो उनकी तरह चलता है। तो मैंने एक दिन बोला कि तुम तो दादाजी की तरह चलते हो, तो बोलता है ये मैंने बहुत अच्छी आदत सीखी है उनसे, ये दिन में 2 बार ब्रश करना, बार बार खाना खाने के बाद कुल्ला करना और ऐसे चलना, ये मैंने दादा से सीखा है। देखो ये कितनी अच्छी आदत है। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी चीज है कि आपको रियलाइज होती है कि आपके घर में कोई अच्छी चीज है और आपने सीखी है। दैट्स वेरी नाइस। सो सुनील जी, अब आपसे निमिषा, इजाजत ली जाए। निमिषा, ये हमारी बातचीत इतनी दिलचस्प हो रही है कि ये खत्म होने का नाम नहीं लेगी, लेकिन फिलहाल हम इसको यहाँ ब्रेक लगाते हैं। और जी आपने इतना लंबा समय निकाला, इतनी अच्छी और दिलचस्प बात की कि एक शब्द है उसके लिए, तृप्ति हो जाना। इस विषय पर बात करके एक तृप्ति हो जाना कि सब कुछ हमने डिस्कस किया जो जो मन में था। जी जी, आप वैसे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति काफी रुचि रखते हैं, ये मुझे पता है। हाँ। और कई बार हमारे इस पे कभी कभी चैट्स हुई हैं, जी बातें हुई जी हैं, और मुझे जी मालूम है। सो सर्टनली ये टॉपिक ऐसा है जिसपे एक्चुअली मैंने काफी सारे चैनल्स को और न्यूज़पेपर्स को ये सजेशन दिया है जी कि हमें रेगुलर तौर पे कुछ टॉपिक्स की सीरीज बना के पोस्ट करनी जी चाहिए। जी मैं आपके बिल्कुल। यूट्यूब को भी यही सजेशन दूंगी कि जी। अगर आप सच में आने वाली आने वाली जनरेशन हाँ या जो हमारे समाज में ये चीजें हो रही हैं, हाँ इनसे इनके इनके लिए आप प्रेरित हैं काम करने के लिए, हाँ तो इस पे निरंतर महीने में एक बार कम से कम बिल्कुल। कुछ जरूर पोस्ट करिए। जी जो कोई टॉपिक पकड़ लीजिए, आप कोई ना कोई बीमारी या किसी 10 मिनट 15 मिनट का इंटरव्यू कीजिए। बिल्कुल। पर उससे क्या होगा कि आपके चैनल पे हाँ पर्टिकुलरली ऐसे लोग जो इस चीजों से गुजर रहे हैं वो हाँ आके चेक करेंगे, उसको हाँ। वॉच करेंगे, उनको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने छत्तीसगढ़ में अगर लोग फिजिकली नहीं मिल पाते कई बार, हाँ तो अब तो ऑनलाइन आ गया और हाँ इंटरनेट आ सब, गया। तो हाँ आप इंटरनेट पे ऑनलाइन में थोड़े से अफोर्डेबल ऐसे कुछ काउंसलर्स के नंबर मैं आपको दे सकती हूँ। हाँ आप उनको अपनी लिस्ट में रखिए, हाँ कभी आपसे कोई क्वायरी आती है तो आप उन्हें दे सकते हैं। तो हाँ। इससे क्या होगा कि आप जिस टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं ठीक है। उसको आप पूर्ण विस्तार में खत्म कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा खाली इंफॉर्मेशन देना ही किसी का सॉल्यूशन नहीं है, हाँ नहीं है। उसके सॉल्यूशन तक, उसकी एक द्वार तक पहुंचाना सॉल्यूशन है। लॉजिकल एंड तक उसको ले जाना। जी, मतलब पूरा वो सर्कल जो है ना कंप्लीट होना जी चाहिए। जी जी। दैट्स व्हाट आई। तो ठीक है। निमिषा, आज की बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी मुलाकात अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन आज बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और हम फिर मिलते हैं।